नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। 2023 में चेयरमैनशिप मिलेगी G20 की। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 19 महीने के निचले स्तरों पर पहुंची होलसेल महंगाई। अक्टूबर WPI में 0.11% से घटकर 0.9% के करीब आई। अब रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों का इंतजार। हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे में रहा बाजार। मेटल, रियल्टी, IT शेयरों में खरीदारी। FMCG और कंज्यूमर गुड्स में बिकवाली। सेंसेक्स 171 और निफ्टी 21 पॉइंट गिरा। रुपया 46 पैसे कमजोर होकर 81.26 पर बंद। G20 समिट के लिए बाली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। फूड, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ग्रोथ पर होगी चर्चा। भारत को मिलेगी 2023 में G20 की चेयरमैनशिप। बाइडेन और शी जिनपिंग से भी मिले। कहा, दोनों से मिलकर विश्व शांति के लिए करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की गलतियों पर फिर लिखा लेख। कश्मीर के हालात के लिए नेहरू के निजी एजेंडे को बताया जिम्मेदार। पिछले लेख पर कांग्रेस के वार पर भी किया पलटवार। गुजरात चुनाव में से पहले गृह मंत्री अमित शाह का पहला इंटरव्यू। गुजरात अधिवेशन में न्यूज 18 इंडिया की एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ रात 8 बजे देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज। मेले में देश विदेश के 2500 स्टॉल। पहले 5 दिन चलेंगे बिजनेस डेज। 19 नवंबर से सस्ता होगा टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंच चुके हैं। वो आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया से 2023 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में लेंगे। पीएम मोदी 3 दिन तक बाली में रहेंगे। इस दौरान वो G20 नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। इसके अलावा बाली में भारतीय मूल के लोगों के एक इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में जो हालात बने हैं उसे देखते हुए इस बार की G20 समिट काफी अहम मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बार G20 समिट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। G20 समिट में आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की। बाइडेन ने चीन और अमेरिका के बीच टकराव को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए कम्युनिकेशन लाइनें खुली रखने की जरूरत है। इससे दोनों देशों में गंभीर ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत हो पाएगी। बाइडेन ने कहा कि दुनिया चाहती है कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर काम करें। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया चाहती है कि अमेरिका और चीन अपने संबंधों को सही तरीके से हैंडल करें। दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। चाइनीज लोन ऐप्स की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आजकल ये ऐप बंद और निष्क्रिय पड़ी NBFCs के जरिए लोन देकर लोगों को फंसाने का धंधा कर रहे हैं। इस पर सरकार भी एक्शन में आ गई है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं कि इन ऐप्स के खोजबीन के क्रम में क्या खुलासा हुआ है और उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल, देखिए, जो चाइनीज लोन ऐप है जिसके जरिए लोन देकर भोले भाले लोगों को फंसाने का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। और ये खुलासा है कि इसमें जितनी भी NBFCs हैं जो कि डोरमेंट है या फिर उन स्ट्राइक ऑफ कर दी गई, यानी कि बंद और निष्क्रिय पड़ी जितनी भी NBFCs हैं, उनका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्हीं के जरिए जो चाइनीज लोन ऐप्स हैं वो इस देश में अभी भी बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये करीब जो ऐसी NBFCs हैं, करीब 5 से 6 हजार ऐसे NBFCs को आइडेंटिफाई किया गया है। और इन तमाम NBFCs के अगर देखें तो इनका कोई कामकाज नहीं हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर चाइनीज कंपनियां इन NBFCs को खरीद रही हैं और उनके जरिए अपना कारोबार देश में चला रही हैं और भोले भाले लोगों को फंसा रही हैं। तो इसमें जो आज गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल थे, उसमें सरकार ने RBI को यही कहा है कि इसमें सख्त कार्रवाई
कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जो NBFCs का जो KYC होता है उसको हर साल करें ताकि ये पता चल सके कि ये NBFCs किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। और ख़ासतौर से जो बंद पड़े यानी कि स्ट्राइक ऑफ NBFCs हैं उनके चूंकि अभी तक खाते फ्रीज नहीं हुए हैं और उन्हीं खातों के ज़रिए ये जो चाइनीज़ लोन ऐप है ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसमें RBI को भी कहा है कि बैंकों के ज़रिए इसको सख्त जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कराएं और ऐसे बैंक को फ्रीज भी करवाएं। और साथ ही साथ जो पॉलिसी है, फिनटेक की पॉलिसी है, उसको रेगुलर अपडेट करते रहें, डायनेमिक बनाकर रखें ताकि इस तरह की कोई नई चीज़ सामने आती है तो उस पर एक तरह से कहें लगाम लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर चाइनीज़ लोन ऐप जो बड़े पैमाने पर देश में इस वक्त चल रहे हैं उसको लेकर काफ़ी कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं और अब आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और बढ़ते आगे बात करते हैं मार्केट की। हफ्ते का पहला दिन था और आज बाजार सीमित दायरे में बाजार में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 171 पॉइंट गिरकर 61,624 पर और निफ्टी 21 पॉइंट गिरकर 18,329 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी और मिड कैप के शेयर्स फ्लैट बंद हुए। मार्केट की डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताया सुमित, कहाँ किन सेक्टर्स में खरीदारी और किन सेक्टर्स में बिकवाली? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज इसमें मेटल का नाम शुमार रहेगा तो हिंडाल्को आज लीड कर रहा था। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स के बाद 3% के आसपास की तेजी, टाटा मोटर 2.5% ऊपर और ग्रासिम नंबर्स के बाद करीब 2.5% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली थी आज डॉक्टर रेड्डीज में 4% नीचे, कोल इंडिया 2.5% नीचे, ITC 2.5% नीचे और HUL करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 7% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 5% ऊपर, GSPL और हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड की खबर के बीच 4.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सन टीवी, BHEL, ट्राइडेंट और ABB, जहां पर नंबर्स के बाद ट्राइडेंट में करीब 5% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। F&O में लीड कर रहा था मन्नापुरम 7.5% का उछाल, इन्फो एज, हिंडाल्को और डॉक्टर लाल पैथलैब करीब 5% की तेजी वहां बनती हुई दिखाई पड़ी। F&O लूजर्स की अगर बात की जाए तो उसमें BHEL, सन टीवी, एक जोरदार बिकवाली सन टीवी के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। ABB और भारत फोर्ज कुछ और ऐसे नाम जो कि 4% तक के आसपास का फॉल दिखा रहे थे। आज मेटल में तेजी थी तो हिंडाल्को 6% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर, JSL और रत्नामणि मेटल करीब 2.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ IT सैच, कोफोर्ज, L&T टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, L&T इन्फोटेक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा उछाल बनते हुए दिखाई पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और IT कंपनी L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर आज से प्रभावी हो गया है। मर्जर की रिकॉर्ड डेट 24 नवंबर तय की गई है। इसके अलावा जल्द ही L&T माइंडट्री निफ्टी 50 का हिस्सा होगी। इस पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं। चलते हैं यतिन मोता के पास। यतिन, बड़ी खबर है मार्केट के लिहाज से, क्या डिटेल्स है और कैसे हिस्सा बनेगी, कब से बनेगी, बताएं। देखिए, सारे के सारे अप्रूवल्स जो इस मर्जर को रूपरेखा देने के लिए चाहिए थे वो मिल चुके हैं और इसी से LTI यानी L&T इन्फोटेक और माइंडट्री, ये दोनों कंपनी का विलय हो जाएगा। नई कंपनी का नाम LTI माइंडट्री रहेगा। और जैसे कि आप बता रहे थे कि जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 नवंबर को फिक्स की गई है और आज से मर्जर इफेक्टिव हो चला है। तो कहीं ना कहीं ये जो मर्जर अनाउंसमेंट हुई थी कुछ क्वार्टर्स पहले, अब ये रियलिटी में बदलने जा रही है। इसके और एक पहलू है इस मर्जर के, वो है निफ्टी 50 का पॉसिबल इंक्लूजन। ब्रोकरेजेस के हिसाब से और ICICI सिक्योरिटीज की आज एक नोट आई थी, उसके अंदर जो L&T माइंडट्री, ये जो कंबाइंड एंटिटी है, इसका मार्केट कैप होगा करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास और लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्री फ्लोट इस शेयर में अवेलेबल रहेगा। और जिससे कि ये जो निफ्टी 50 के इंक्लूजन का प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है कंपनी को मदद मिल सकती है एंट्री के लिए। इनफैक्ट HDFC और HDFC बैंक के टाइम जो MSCI इंडेक्स और जो NSE ने अपने रूल्स में फेल बदल करने का प्रस्ताव रखा है, शायद इसका फायदा LT और माइंडट्री को मिल सकता है और इसी से शायद ये निफ्टी 50 का हिस्सा भी आगे चलते हुए बनता हुआ दिखाई दे पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो ये बड़ी खबर मार्केट के लिहाज से। माफ़ कीजिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई के मोर्चे पर काफ़ी दिन के बाद एक अच्छी खबर है। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर WPI 10.70 से घटकर 8.39% पर आ गई है। इस बार के आंकड़े ने 19 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि WPI के आंकड़े 18 महीनों से लगातार डबल डिजिट में थे।
अब WPI 19वें महीने में सिंगल डिजिट में आई है। फ्यूल एंड पावर, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के रेट में तेजी से गिरावट की वजह से थोक महंगाई में कमी आई है। वहीं अब WPI के आंकड़ों के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के आंकड़ों का इंतजार है। आज शाम को आंकड़े आएंगे। और RBI को महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अक्टूबर में महंगाई दर 7% के नीचे रह सकती है। यहां खुदरा महंगाई की बात हो रही है। Our estimate is that India will this year grow by about 7%. The IMF has projected that India will grow by about 6.8% in the current year. And that puts India among the fastest growing major economies in the world. We have a major challenge with regard to inflation. But comparatively, if you see our target, the upper ceiling is about 6%. The last inflation number which was released for September, the inflation was 7.4%. We expect the October number which will be released on Monday, we expect that to be lower than 7%. Any inflation above 6% is detrimental to growth. So therefore, 6% has been kept as the upper tolerance band. And the fact that we have a tolerance band, between 4 and 6%, that gives RBI enough policy space to use during times of stress. और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। लेकिन इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए हैं। News18.com पर लिखे लेख में रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कश्मीर नीति पर नेहरू की 5 गलतियां गिनाई। रिजिजू ने नेहरू की चिट्ठी का जिक्र किया। 21 अक्टूबर 1947 में लिखी इस चिट्ठी में कश्मीर के प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया था। इसमें नेहरू ने लिखा था कि इस समय कश्मीर पर कोई भी फैसला लेने से पहले भारत को सोचना होगा। मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, लेकिन नेहरू अभी भी अपने व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे। रिजिजू ने 25 नवंबर 1947 में नेहरू के संसद में दिए भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ कश्मीर के विलय के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ऐसा लोगों के अनुरूप संघ बनाना चाहते हैं। रिजिजू ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के कश्मीर दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने इसमें आचार्य कृपलानी के अखबारों में छपे तब के बयान का भी जिक्र किया। इसमें लिखा गया था कि हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रही थी। रिजिजू ने कहा कि कश्मीर छोड़ो को 1946 में शेख अब्दुल्ला ने लॉन्च किया। इसे नेहरू का समर्थन मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा क्या दुश्मनी है, और मैंने कोई ऐसे बातें तो मैंने नहीं कही जो तथ्य से परे है। मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है तो उससे पहले नेहरू जी का भी क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि मैंने नेहरू जी के बातों को रखा है। मुझे विश्वास ना करे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने जो बातें कही और जो रिकॉर्ड्स में है, उसको अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। और रिजिजू ने नेहरू की नीति की आलोचना की तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमृत महोत्सव में नेहरू को भुला दिया। आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे? जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, समझे और कुछ ग्रहण करे। नई पीढ़ी को अगर आप इतिहास नहीं बताओगे तो वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या इतिहास समझेंगे? बिना इतिहास के वो क्या, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का और प्रदेश का, तो वो क्या आगे वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? तो मेरा मानना निश्चित तौर से है, अमृत महोत्सव में जिस प्रकार पंडित नेहरू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। और गुजरात ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। क्या आप जानते हैं कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है? देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग या तो डायबिटिक है या डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हैं। आखिर क्या है इससे बचने का तरीका? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
जनधन खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर जनधन खाते में पैसे जमा हैं तो फिर निवेश करने का मौका मिल सकता है। इसके तहत खाता धारक चाहें तो अपने पैसे को MF, FD या फिर गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। कैसे ये पूरी योजना काम करेगी, सरकार क्या सोच रही है, समझते आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या स्कीम है सरकार की नज़र में? बिल्कुल, देखिए, वित्त मंत्रालय और सभी सरकारी बैंक मिलकर जो जनधन योजना के खाता धारक हैं उनके लिए जो स्कीम तैयार कर रही है, उसके पीछे मेन मकसद यही है कि एक तो जो करीब 47.5 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारक हैं उनको उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके, सुरक्षित रिटर्न मिल सके, और साथ ही साथ जो इन खातों में करीब 1,76,000 करोड़ रुपए पार्क हैं उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इससे बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट मिले और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में भी की मुख्य धारा में ये पैसे आए, ताकि एक तरह से इन पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर इसमें जो स्कीम बन रही है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो भी खाता धारक हों उनको बैंक इस तरह के स्कीम सुझाए, उनको समझाए, जिससे कि उनका निवेश जो है सुरक्षित रखे, खासतौर से गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट और साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश होता है उसके जरिए ही इन निवेशकों, इन खाता धारकों को ये कहा जाएगा कि आप अपने पैसे को निवेश करिए, क्योंकि बैंकों में अगर खाते में पैसा पड़ा हुआ है तो उसमें बैंकों को अपनी तरफ से इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर इसके जरिए कमाई होगी तो बैंकों को इसमें अच्छा कमीशन मिलेगा। तो इससे एक तरह से कहें कि विन विन सिचुएशन है। और दूसरी तरफ जो 1,76,000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में आएंगे तो उससे भी एक बड़ा फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को भी इससे बूस्ट मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस स्कीम पर विचार विमर्श चल रहा है और ये जो 3 ऑप्शन है, गोल्ड, SIP और साथ ही साथ जो FDs हैं, वैसी स्कीम्स जनधन खाता धारकों के लिए बैंक जल्द ही इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि उन्हें इस स्कीम में फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए जो करीब 6.5 करोड़ जो बैंक मित्र हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स, उनका यूज़ किया जाएगा और तमाम जो बैंक के छोटे ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी इन तमाम स्कीम्स को प्रचारित किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनधन खाता धारक जो हैं वो इस स्कीम का लाभ उठा सकें। शुक्रिया आलोक। और राजधानी दिल्ली में आज से 41वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हो गया है। करीब 2,500 घरेलू और विदेशियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन तक 12 देशों के स्टॉल लगे हैं। क्या खास है इस बार ट्रेड फेयर में, बता रहे हैं रोहन सिंह। देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। पूरे देश भर के 2,500 से ज्यादा सेलर्स यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाए हैं। अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग मंत्रालय, सबके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे। और इस बार की जो थीम रखी गई है, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, और इसी थीम पर यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोकली काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जो कि काफ़ी इंडिजिनस है, लेकिन जिनमें क्षमता है विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने की, ऐसे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस बार की अगर हम खास बात बताएं तो इस बार कोविड के, जो पिछली बार ट्रेड फेयर हुआ था, कोविड के बाद चूंकि पहली बार हुआ था तो वहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन थी, लेकिन इस बार काफ़ी व्यापक स्तर पे किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। क्या क्या खास होने वाला है, आइए देखते हैं। इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो पार्टनर स्टेट है, जो मुख्य राज्य इसका शोकेस किया जा रहा है, वो है झारखंड। और ये सारे लोग जो हमारे साथ हैं ये झारखंड से आए हैं अपनी कला का यहाँ पे प्रदर्शन करने, लोक नृत्य का प्रदर्शन करने। और इसके अलावा इस पेविलियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें, मसलन जो झारखंड की खास तरह की जो वहाँ का वस्त्र है उसकी प्रदर्शनी, जो कला है उसकी प्रदर्शनी, जो अलग अलग तरह की कलाएं हैं, जो मूर्ति कला है, जो कांसे की से बनाई हुई जो चीज़ें हैं, उनके बारे में जो शोकेस होता है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे झार क्राफ्ट करके जो झारखंड सरकार का एक उपक्रम है, उसके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए गए हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो झारखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, यहाँ तक की मूर्ति कला, हर तरह की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे छूट ना जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट्स है उसकी झलकियाँ भी आपको यहाँ पे दिखेगी। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये है जानकारी बाबू, जो आपको सारी जानकारी देंगे टैक्स से जुड़ी हुई। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है यहाँ पे जो कि ये है टैक्सा। जैसे एलेक्सा हमने सुना होगा, वैसे ही ये टैक्सा है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे कैरेक्टर जो कॉमिक्स के जरिए या बाकी छोटी छोटी चीज़ों के जरिए है, वो है टैक्स परी, जो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ों को जोड़ते हुए यहाँ पे इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक स्टॉल बनाया गया है और यहाँ लोग इनकम टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, गुजरात चुनाव में से पहले देश के गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह का पहला इंटरव्यू होने वाला है।